अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, आर्मी चीफ ने अपनी तैनाती के बाद से पहली बार मंजर आम पर आकर आवाम के सामने अपना विजन रखा है। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, मुल्क की मामलात पर खुलकर बात की और आवाम को बताया कि अरब दुनिया से आने वाला पैसा कर्जा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को भी बेनकाब किया और बुनियादी तौर पर उनका फोकस रहा बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देना और इससे मुतालिक इकदाम। इससे पहले 9 मई के वाकयात के बाद से एक तसलसल के साथ सोशल मीडिया पर प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ को मारने की धमकियां दी जा रही थी, जिसकी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुलकर मजम्मत की और बाशगाफ अल्फाज में यह भी कहा कि इस मुहिम को नाकाम बनाएंगे और ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर का इलाज क्या है ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर भी बात करेंगे। और यूं तो पाकिस्तान की सियासत का हर पहलू दिलचस्प है, मगर अगले मौजू पर बात कर पीडीएम के बारे में उनके अपने रहनुमाओं की अजराह तफन्नुन कही हुई बात जरा मुलाहिजा कीजिए। जनाब मौलाना फजलुर रहमान दुबई में होने वाली मेल मुलाकातों पर रूठ गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मुलाकातों में पीडीएम को एतमाद में लिया जाता तो दूसरी जानिब कहते हैं कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है तो इत्तेहाद भी खत्म ही समझे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तो सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, मगर कराची इलेक्शन के मामले को लेकर दोनों जमातों के दरमियान काफी लेदे हो चुकी है और अगर मौलाना भी रूठ गए तो आइंदा इलेक्शन और आइंदा हुकूमत का मामला मजीद गंभीर होता दिखाई देता है। और वैसे तो दुनिया भर में इलेक्शन एक शेड्यूल के तहत होते हैं, लेकिन सियासी नाचाकियों ने पाकिस्तान के इलेक्शन 2023 पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। असल में होने क्या जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे निहायत कॉम्पिटेंट पैनल मौजूद है। एहतशामुल हक साहब सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं और एक उम्र दश्ते सहाफत में गुजारी है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात होने के साथ साथ मुल्क की सियासी मामलात पर भी गहरी निगाह रखते हैं। जमीर हैदर साहब मौजूद हैं, सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं और एक तवील अरसे से मुख्तलिफ स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। और अनवर रजा साहब नेशनल प्रेस क्लब के सदर होने के साथ साथ एक तजुर्बाकार सहाफी भी हैं। तो एहतशाम साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला था, आर्मी चीफ ने जो बात की, ज़राअत, लाइव स्टॉक, जाहिर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शोबे हैं, हमारी डिपेंडेंस है खासी हद तक, लेकिन कितना जरूरी था हुकूमत के जाने से पहले एक ऐसा प्लान देके जाना जिसपे आने वाली हुकूमत भी अमल दरामद करे। देखिए कौसर, जिस अंदाज में आके आर्मी चीफ ने आज पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ बड़े वाज़े तौर पे पब्लिक में आके जो बात की है, और आपने देखा, आपने जिक्र भी किया अपने इंट्रो में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बातें की, उन्होंने भी की, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी सब कुछ जो हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इनिशियली $25 बिलियन की अरब मालिक की और चाइना की, उसमें आर्मी चीफ का बड़ा हाथ है। और फिर शहबाज साहब आए, जब चीफ आए तो उन्होंने शहबाज साहब की तारीफ की कि इन्हीं का काम है किया हुआ है। अच्छी बात सलमा ये है कि 2 पेज पे, 1 पेज पे हो जाना मिलिट्री और सियासी क़यादत का मुल्क के मफाद के लिए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन मेरे लिए जो बहुत हैरत वाली बात, साथ साथ खुशी की बात भी है, वो ये है कि जिस अंदाज से आज पहली मरतबा उन्होंने टेक ऑन किया सोशल मीडिया पे, जिस अंदाज से आपने देखने बातें हो रही हैं, ये वक्ती मफादात के लिए, मजमूम मकासद के लिए 24 घंटे आप देख लें अफवाह साथ फैक्ट्रियाँ लगी हैं। ख़ास तौर पर माजरत के साथ ज़मीर जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं, वो साफ़ी उनको कहते हैं, जब मुझे शर्म आना शुरू हो गई है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए हैं, वो जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, क्या मकासद हैं। चलें, आप भले आप सोशल मीडिया से पैसे ज़रूर बनाएं, लेकिन मुल्क का मफाद रियासती इदारों को भी देखना चाहिए। लेकिन साथ साथ सलमा, जो मेरे लिए और परेशान कन बात यह है कि भी चलें, ये तो बातें ठीक हैं, आप इकट्ठे हो गए, आपने बात की है कि जी किस अंदाज से इकोनॉमी को बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे लेवर करना है, अरब मालिक को, चाइना को कैसे साथ लेके चलना है, अच्छी बात है। इन हालात में जब IMF के साथ हमारे तल्लुकात बड़ी मुश्किल से अब ठीक हुए हैं, $3 बिलियन का एक दोबारा से स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है, अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी जो आप देख लें अचकोले खा रही थी, वो अब लगता है कि किसी नहज पे आ जाएगी। असल सवाल ये है कि क्या अब इलेक्शन होने जा रहा है, अब जाहिर सी बात है हमारे सिक्योरिटी के इदारे एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ एक पेज पे हैं, पीडीएम के सपोर्ट भी कर रहे हैं, पीडीएम भी आपने देखा हर बात में आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। असल बात है कि इलेक्शन होने जा रहा है भी, वहाँ तो आपको जरूरत है डिलीवरी की, वहाँ पे आपको जरूरत है कारकर्दगी की। क्या कारकर्दगी के लिए तैयार है? अभी तक तो इलेक्शन के मामले में आपने देखा PMLN भी भागती रही है और जनाब पीडीएम की बाकी जमातें भागती रही हैं। मौलाना फजल रहमान तो खास तौर पे आज भी बैठ के कह रहे हैं 1 साल के लिए असम्बलियों की तौसीक कर दी जाए। लेकिन एक बात बताऊं, असल फैसले एक बंदा बैठा कर रहा है, वो है नवाज साहब। नवाज साहब की बात मानी जाएगी, फ्यूचर का सेटअप क्या होगा, काबीना में अपना निगरान चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, अपना प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये सारे फैसले वो कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले ये अच्छी बातें हैं, इकोनॉमी को बेहतर कर लेना,
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को प्लान कर देना, लेकिन देखना है कि कारकर्दगी दिखा के क्या हुकूमत इस वक्त तैयार है इलेक्शन में जाने अच्छा, के लिए। कारकर्दगी वाला आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया एहतेशाम साहब, क्योंकि कारकर्दगी की जहां बात आती है वहां में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ये कहती है, या पीडीएम गवर्नमेंट आप ये कह लीजिए कि ये कहती है कि हमारे लिए बहुत से फैसले मुश्किल थे, और मुश्किल फैसलों की जाहिर है एक सियासी कीमत भी होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सी चीजें हम लोग चेंजेस भी देख रहे हैं, जाहिर है अभी आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने जिस तरह आज बात की है, तो उसमें एक जो फोकस रहा उनका वो था बैरूनी सरमायाकारी का फरोग। अब बैरूनी सरमायाकारी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप वो साजगार माहौल भी दें। आपका डॉलर का रेट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है ये बड़ा मैटर करता है। फिर आप गैस, पानी, बिजली आप सनतों को नहीं दे रहे, अपनी सनतों की बात कर रहे हैं। तो जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं या बाहर से आप सरमायाकार तलाश करते हैं, तो फैसिलिटेशन के लिए आपने क्या इकदाम किए, आपको क्या नजर आता है? देखिए, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फैसिलिटेशन का। अभी कुछ ही दिन पहले वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनाई गई, और अगर इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो पहली दफ़ा हुआ है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं वो एज एन इनवाइटी उनको इनवाइट किया जाएगा, और वो ऑफिशियली एक इकोनॉमिक जो काउंसिल है उसका मेंबर बन जाएंगे। मुझे याद नहीं है कि डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई काउंसिल हो, और पाकिस्तान की 75-76 साल जो माशी तारीख है उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद आके बैठे। पर्दे के पीछे सलमा बहुत सारी बातें हैं, जैसे FATF का मामला जो है वो पर्दे के पीछे तो फौज ही करवा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट ही करवा रही थी। एक कोर सेल बना हुआ था GHQ के अंदर जो हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के लेके आया। इसी तरह जो रेकोडिक का मामला था जिसमें कोई $9 अरब की एक पेनल्टी लग गई थी, उसका जो तस्फिया है वो भी पर्दे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी। और डॉक्टर साहब इकोनॉमिक सेल भी बन गया GHQ। देखिए, कारकी का आपको याद हो जो 1.2 बिलियन की पेनल्टी, तो ये पहली दफा ये हुआ कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं बाय इनविटेशन खुद से आके उस फैसिलिटेशन काउंसिल में बैठेंगे। अब मेरा अगर जाती तजुर्बा ये है कि पिछले 10-15 साल से जो भी बैरूनी सरमायाकार आता है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं 3 किस्म की। वो ये कहता है कि टाइमली डिसीजन नहीं लेती हुकूमत, जो है वक्त पे फैसले नहीं करती। अब अगर ये काउंसिल है उसको हेड कर रहे हैं वजीर आजम साहब, और नीचे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी उसके हिस्सा में उसके मेंबर हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो टाइमली डिसीजन वाला मामला तय हो जाएगा। दूसरा बड़ा इशू ये आता था कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हर्डल्स बहुत डालते हैं, वो रुकावटें खड़ी करते हैं। तो अब रुकावटें शायद वो नहीं खड़ी कर पाएंगे अगर चीफ साहब वहां पे बैठे हुए हैं खुद से। फिर विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती थी। तो ये तो 3 बड़े इशू जो हैं वो तो मैं समझता हूं कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ये उनका हल है। लेकिन जो आपने जो नुक्ता उठाया उसको वो टेक्निकल जुबान में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जी अगर आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ठीक है, आपकी काउंसिल तो बनी हुई है, और वो बिजली अगर आपको मिलेगी 45 रुपए की और 50 रुपए का यूनिट, तो फिर भैया और ये बेसिक चीजें हैं, इस पे काम करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे कि 90 सेकंड्स के अंदर हम आंसर को वाइंड अप करने की कोशिश करें। जमीर हैदर साहब, आज का जो मामला जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, खास तौर पे आज की वो तकरीब जिसमें आर्मी चीफ और वजीर आजम मौजूद थे, उसके पीछे हिडन मैसेज क्या था? नॉर्मली ये होता है कि एक इनिशिएटिव कोई भी गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन के बाद उसको स्टॉप कर दिया जाता है, चाहे उस पर कितनी ही बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कितने ही स्टेक पर क्यों ना हो। यहाँ पर आर्मी चीफ की मौजूदगी का मकसद क्या था? देखिए सलमा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और ईशान साहब ने कि पहली दफा हुआ है कि आर्मी चीफ इतना, हालांकि हमने देखा है कि बिजनेस मैन के साथ कराची में भी साबिक आर्मी चीफ जो थे वो मिलते रहे और उनसे मशावरत करते रहे। फिर इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुला के मशावरत की गई और उनके मसाइल, और फिर उनके मसाइल जो है वो गवर्नमेंट को भी कन्वे किए गए कि जनाब इसमें आप कुछ मदद करें। लेकिन ये इस काउंसिल से जो एक जो मैसेज गया इंटरनेशनली वो ये था कि आपने देखा जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े एक्टिव रहे, आपको दोहा से मामला बेहतर करने में, सऊदी अरब से मामला बेहतर करने में, और ये प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में भी बोला कि जी सऊदी अरब के साथ जो पैसे जो हमें जो रिलीफ मिला सऊदी अरब से, वो कंसेशन जो थी वो उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का बड़ा कलीदी किरदार था। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, खासतौर पर जो इन्वेस्टर है या जो भी मल्टीलेटरल या बायलैटरल जो भी पैसा पाकिस्तान में लाएगा, वो एक तरह से इतना उसको सुकून होगा, ही विल बी सेटिस्फाइड कि जी यहाँ पे एक पे जिस तरह शाम साहब ने बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब स्टेक्स हाई हो गए हैं कि अब जो भी गारंटीज आएंगी उसमें मतलब कोई पीछे नहीं जा सकेगा।
लगेगा। Policy continuity. कंटिन्यूटी तो जी खैर आई कांट गारंटी दैट ऑनेस्टली, मतलब कंटिन्यूटी तो पैगाम यही दे रहे हैं। पैगाम यही है। देखें आर्मी चीफ 3 साल के लिए वो चले जाएंगे तो क्या नेक्स्ट आर्मी चीफ की हो सकता है कुछ और प्रेफरेंस, लेकिन इस दौरान या वो government से टोटली बिल्कुल इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो ना देना चाहते हो, तो आई डोंट नो कि पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगे नहीं, बट फॉर द टाइम बीइंग एक जो इंटरनेशनल मैसेज आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब जो आज आप सॉवरेन गारंटीज दे देंगे उससे नहीं हटा जाता, पॉलिसीज कंटिन्यू करें ना करें। आपको मालूम है जिस तरह आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जहां पे हम सॉवरेन गारंटी से हटे, हमारे ऊपर पेनल्टी स्लैब हुई हैं, और उससे बचने के लिए कम से कम जो है सॉवरेन गारंटी जब आप दे देंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इशू रेड टेपिज्म। आज भी यहाँ पे जो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहां पे मुझे अच्छी तरह याद है कि 95-96 में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी था ओवरसीज, वो आया और वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आया और उसने कहा कि जी मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद का सिर्फ कचरा समेटने दें और ये गारंटी कर दें कि कोई और वो कचरा नहीं उठाएगा। उसमें जनाब इतनी रेड टेप्स लगी। सबसे पहले तो सीडीए मनवर साहब जानते हैं कि जमीर साहब इसकी तो एक हिस्ट्री रही है, हम जितनी भी कोशिश करें हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। वन विंडो हमारे कान पक गए हैं, वन विंडो के जी वन विंडो फैसिलिटेशन सेंटर इन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सारी मिनिस्ट्रीज की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज एक जगह पे एक बंदा बिठाएंगे जहां ताकि सबके मामला बिजली के गैस के, लेकिन वो नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इस काउंसिल का क्या फायदा इस फायदे में होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेशनल मैसेज। अनवर रजा साहब आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि हम आईएमएफ के पास जाना मजबूरी थी हमारी, लेकिन हम इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। इंडिया तो बहुत पहले आईएमएफ से निकल गया, हम कब निकलेंगे, आखिर कब होगा ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बड़े अच्छा एक मैसेज था आर्मी चीफ का और शहबाज शरीफ का एक तकरीब में इकट्ठे होना। इसके दो मैसेजेस थे, एक तो कि जो फौज है और हुकूमत है सेम पेज पर, वो इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आप अगर देखें कि वो रिटर्नली ये सामने आया, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक इसका पॉलिटिकल अगर आप एंगल देखिए कि मैसेज देना था उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, जो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं सियासत के जरिए, उनको भी एक पैगाम चला गया और एक होप थी। लोग चाहते थे कि कोई ना कोई इसकी ऑनरशिप ले। देखिए पॉलिटिकल ऑनरशिप आप इसलिए लेते थे कि जो भी गवर्नमेंट आती थी वो माजी की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको वहीं पे कट डाउन करते थे और अपनी पॉलिसीज को ले जाते थे। जैसे आपने कहा कि जितने बड़े बिलियन ऑफ डॉलर्स के भी प्रोजेक्ट्स थे उस पर पेनल्टी भी फिक्स हुई, लेकिन उन्होंने वो किया। इसका मकसद क्या था कि आप आइंदा आने वाले लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अब इकोनॉमी को बेहतर करना है। पॉलिटिकली ये मैसेज देना भी था कि अब जो इकोनॉमी की सूरत को खराब करने की डेलिबरेटली कोशिश करेगा जी उसको आईनी हाथों से निपटा जाएगा और ये अच्छी बात है। और आपको पॉलिसीज को कंटिन्यू करने से ही आपकी जो इकोनॉमी की सिचुएशन होगी बेहतर होगी। और इससे मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकली भी जो इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम है उसमें भी इस्तेहकाम आएगा। ठीक है, इस्तेहकाम हम एक्सपेक्ट करें। एहतशाम साहब, आज की जो तकरीब थी उसके दौरान होने वाली बातें और कल की जो एक ट्वीट हमने देखी वजीर आजम की तरफ से, इन दोनों के दरमियान एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज भी आर्मी चीफ ने बात की प्रोपेगेंडा मुहिम की, प्रॉक्सीज के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। कभी कोर कमांडर कोयटा की शहादत का मामला, उस पर हम देखते हैं मुल्क के अंदर से चंद लोग सर उठाते हैं और वो गालम गलोच और गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अभी हम देख रहे हैं आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकियां देना। ये कितना बड़ा क्राइम है, एक मुल्क के अंदर बैठ के आप मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। उसको वजीर आजम ने भी कंडेम किया, आज उस मुहिम का जिक्र आर्मी चीफ ने भी किया। सोशल मीडिया को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आज हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कासिम के अब्बा को जिम्मेदार ठहराया। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। देखिए सलमा, अब बदकिस्मती कहें जो मर्जी कहें आप, ये सोशल मीडिया एक मॉन्स्टर बन चुका है। देखिए ना, अब इसको कहते हैं कि अच्छे पैराए में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी फैलाने में, मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी तो अब लगता है तेजी के साथ खत्म हो रही है। और ज़्यादा अफसोसनाक बात, उम्मीद तो बाकी मेरे पैनलिस्ट जरूर कहेंगे कि अब प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बड़ी तेज़ी के साथ इररेलेवेंट हो रहा है। देखिए जिस अंदाज से अभी आप देखने कहा जा रहा है कि 23 करोड़ की आबादी में 16 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया है। एक सेकंड के अंदर मैसेज कहाँ से कहाँ चला जाए। और फिर बदकिस्मती ये है कि पैसे बनाए, मैं तो कहता हूँ ज़रूर बनाए, लेकिन इस चक्कर में कोई रियासत का मफाद, मुल्क का मफाद, अदारों का मफाद, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए एक ज़माना था कि लोग जो है ना थोड़ा बहुत ख्याल किया करते थे कि हमने अपनी हदूद को क्रॉस नहीं करना। रेड लाइन अदारों की भी होती थी, इंडिविजुअल्स की भी होती थी। अब तो आप देख लें सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि अब इस पे हुकूमत जिस अंदाज से आप देखने में देख रहा था, तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ये प्लान कर लिया गया और कहते हैं कि नहीं जी ये जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और ये जो लोग मुल्क के बाहर
बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे, उनकी हुकूमतों को भी ऑन बोर्ड किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है जो आप पूछ रही हैं। देखिए कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। देखिए ये कदगने सलमा हम अपने तौर पे अदारों पे लगा लेते हैं। हमारे मीडिया में आप देख लें, आए दिन हमें जिस अंदाज से आपको पता है कि वहाँ से मैसेज मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, ये चलाना नहीं चलाना, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना उर्दू में कि बेतरतीबी एक तरतीब होती है। वो हमें अदारों को, जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, चाहे मालिकान हैं, एडिटर का तो रोल ही अब खत्म हो गया है, एडिटर का इसका मनसब जो क्या कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन तेजी के साथ खत्म हो गया। अब तो सिर्फ जनाब वो कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है रिपोर्टर से, चीफ रिपोर्टर से बात करने की, सीधा मालिक को कहते हैं फोन करके डॉक्टर साहब ये करने और स्टेट के दरमियान तो मेरा ख्याल है जो अब बात आ गई है कि जी रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इसके लिए मेरा ख्याल है कोई एफर्ट जितना भी किया जाए शायद मुमकिन नहीं होगा। असल बात है कि जहन साजी ये जिस तरह की जाती है, मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए एक टाइम टेकिंग। देखिए ना जिस तरीके से कासिम के अब्बा उनके पार्टी के लोगों ने जहन साजी किया 9 मई का वाक़या कराने के बाद, अपने पाँव के कुल्हाड़े तो मारे ही मारे। हाँ। और मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ, अब देखना चाहिए कि बजाय इसके कि हमारे 10-10, 8-8 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके, उनको चाहिए कि जी वो अपना भी रोल प्ले करें। वो जिसको कहते हैं उनका रोल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जिसको कहते हैं मिसाल बन के सामने है। जब आप बैठ के बात करेंगे इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, लोग कहेंगे जी 85 मेंबर की कैबिनेट बनी हुई है, लोग कहेंगे जी आपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट करना है वो आप कर नहीं रहे, अल्लाह तलते अपने खत्म नहीं कर रहे, पैसा जाया कर रहे हैं। तो लोग मिसाल चाहते हैं कि मिसाल बन के सामने है। जब ये मिसाल बनेंगे लोग इसको देखेंगे सोशल मीडिया पे। शाम साहब एक ब्रेक ड्यू है, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ सवाल जो आप लोगों में छोड़े कि ये जो रेड लाइंस है ये डिफाइन कौन करेगा। अगर हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया वो इररेलेवेंट है तो फिर ये इररेलेवेंट मीडिया पे बैठ के लोग पहचान बनाने वाले किस तरह अपने सोशल मीडिया को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगर जिम्मेदारी फिक्स करने की बात है तो आखिर ये कब होगी और कैसे होगी और क्यों नहीं की जा रही, इस सब पे बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही थी बहुत से ऐसे मामलात से मुतालिक जिसमें प्रोपेगेंडा का भी जिक्र था, और हम जो आज की तकरीब थी जिसमें बात की गई सरमायाकारी से मुतालिक भी, फूड सिक्योरिटी से मुतालिक और इनिशिएटिव से मुतालिक सेमिनार था जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद थे और इसके साथ साथ आर्मी चीफ भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब, हर चीज़ की एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। हम किसी भी चीज़ का जिक्र कर लें मुल्क की, ज़ाहिर है उसकी पॉलिटिकल कीमत होने के साथ साथ उसका इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कह सकते हैं। चाहे हम प्रोपेगेंडा मुहिम की बात करें, चाहे अगर हमारी ज़राअत हर्ट होती है। आज वज़ीर आज़म ने जिस तरह कहा कि किसानों को तरक्की देके हम इनकलाब ला सकते हैं, क्या इसके पीछे हमारे पास सबक मौजूद है? इंडिया में जो किसान मुहिम चली थी, जो तारीखी मुहिम थी, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत सी चेंजेस भी आई और गवर्नमेंट को उसने बड़ा हर्ट किया था, तो इस स्टेज पे इसका इदराक कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको हमने कैसे बूस्ट करना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम हमेशा अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं। ट्रू। अब कुछ 7.5-8 करोड़ की लेबर फोर्स है मुल्क के अंदर, और उसमें से कम 40% 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ज़राअत के शोबे के ऊपर। अब आप कहते हैं हम अपने आप को ज़राई मुल्क हैं। हाँ। आप कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी ज़मीर साहब एक कुछ माह पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100 के 100 साल के आप होने वाले हैं और आप कहाँ बैठे। इतना पोटेंशियल वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आप 27 मिलियन टन गंदम इस वक्त उगा रहे हैं, आपका पोटेंशियल है 80 मिलियन टन। हम 3 मैट्रिक टन निकालते हैं 1 हेक्टर के अंदर से, सारी दुनिया कम से कम 6, 8, 10 मैट्रिक टन 1 हेक्टर से निकाल रही। अब माजे के साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहते हैं टोटल 8 करोड़ हेक्टर जो है ना वो जमीन है हमारी पास, सिर्फ 2 करोड़ हेक्टर पे काश्त हो रही है, बाकी खाली पड़ा हुआ है। काश्त कर रहे हैं उसमें से आप 3 ये भी 3 मिलियन टन निकाल रहे हैं। जिस पे काश्त कर रहे हैं उससे भी आप सिर्फ 3 मिलियन टन 3 मैट्रिक टन निकाल रहे हैं। सोचिए अगर हम 6 पे चले जाएं, मिस्र 6 पे, इंडिया, सारी दुनिया 6 से कम है। हम इस पूरे खित्ते का एक फूड बास्केट बन सकते हैं और रहे भी एक जमाने में। लेकिन फूड बास्केट बनने के साथ साथ डॉक्टर साहब, हमने अभी जो जिस कैटेस्ट्रॉफी से हम गुजरे हैं, हमारा बहुत सा रकबा जो काबिल काश्त था वो काबिल काश्त नहीं रहा। हम अगले साल के लिए गंदम बोने के काबिल नहीं थे वहां पे। नहीं, लेकिन देखिए सैलाब के बाद तो वो इलाका जो है उसके बाद वो ज्यादा जरखेज हो जाएगा, वो ज्यादा जरखेज हो जाएगा। अच्छा, कपास का वो कहते हैं कि आप 10 मिलियन बेल बना रहे हैं, आपका पोटेंशियल है 23 मिलियन। चावल हम 7 मिलियन टन बनाते हैं, कहते हैं 14 मिलियन टन तो आप उगा सकते हैं।
پہلا ہمارا جو گرین ریولوشن آیا تھا وہ ایوب خان کے زمانے میں تھا 1960s کا, اس کے بعد کسی نے توجہ ہی نہیں دی. یہ اب پھر آیا ہے 1960 کے. آپ سوچئے کہ کوئی 60-65 سالوں کے بعد اب آپ غور کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک اور ریولوشن لے کے آنا ہے, اور ریولوشن ممکن ہے اس ملک کے اندر. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو ہماری پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے, گندم میں ہو, چاول میں ہو, کپاس میں ہو. دوسرا ناقص بیج ہے, ریسرچ نہیں ہو رہی بیج کے اوپر. اچھا کریڈٹ نہیں دیتے. آپ سوچیں ایگریکلچر سیکٹر کو آپ کا 20-25% جی ڈی پی کا وہ حصہ ہے, اس کو کریڈٹ تو ملتا نہیں ہے. تو اب یہ جو نئی مہم چل رہی ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 پیج پہ آ رہے ہیں. اچھا فوج کا اور زرعی شعبے کا دنیا بھر میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ وہ مینجمنٹ جانتے ہیں, وہ لاجسٹکس جانتے ہیں, اور یہی دونوں بڑی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں کام آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زمینیں بھی ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد. چین کے اندر پیپلز لبریشن آرمی کا بہت بڑا رول ہے ان کے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. اچھا ویتنام میں, انڈیا کے اندر انہوں نے انڈین آرمی نے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ٹیمز بنائی ہوئی. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ کسی وقت ہم اس پہ بھی بات کریں کہ ہماری آرمی نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا. کبھی ہم ان کے بجٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کتنا پیسہ ہمیں ٹیکس میں واپس کرتے ہیں. میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی, اس کو بھی ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں گے. لیکن انور رضا صاحب, پوٹینشیل کو ہم ٹیپ نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم پوٹینشیل کو ٹیپ نہیں کر پا رہے, ہم لیک کر رہے ہیں. رؤف کلاسرا صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ چائنا گئے, وہاں پہ جا کے پتا چلا ہماری جو یہاں پہ بجلی بنتی ہے بہت ساری لائن لاسز کی نظر ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی تو ہے, بجلی گھروں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں, پھر کسی کو مفت یونٹ مل رہے ہیں, کسی کو کہیں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے بہت بڑی تعداد میں. چائنا جا کے ہمیں پتا چلا کہ ان کے تو لائن لاسز ہے ہی نہیں, زیرو ہے, کیونکہ وہ اپ گریڈڈ سسٹمز پہ کام کر رہے ہیں. تو زراعت میں بھی ہم اپ گریڈڈ سسٹمز پہ کیا آ پائے ہیں ابھی؟ اچھا رؤف کلاسرا صاحب کو تو چائنا جا کے پتا چلا, ہمیں گجرا جا کے اس بات کا پتا چلا, اور یہ بڑی سیریس بات ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے. اگر زرعی اصلاحات آ جائیں اور زرعی انقلاب لے کے آ جائیں, وہ کس طرح ممکن ہے. جب وہ وہاں پہ گئے, کچھ ہماری رائس کے جو ایکسپورٹرز تھے ان سے ملاقات ہوئی. زمین صاحب ذرا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اس سال انہوں نے 2.5 بلین جو تھی انہوں نے جنریٹ کیا اپنا. انہوں نے کہا ہم اس کو 5 بلین سے بھی زیادہ لے کے جا سکتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا پیسٹی سائڈ جو تھی وہ بہت ساری جو میڈیسن جو ادویات تھی انڈیا کو انہوں نے بین کر دیا کہ آپ یہ یوز کریں, یہ زہریلا وہ ہے پیسٹی سائڈ ہے, اور اس سے چاولوں کو یہ خرابی اس میں یہ ہوتی ہے. جب ہم چاول وہاں پہ بھیجتے ہیں, دوسرا بڑا یہ تھا, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جنیوا میں ہمارا یہ کیس چل رہا ہے, جو ہمارا باسمتی ہے, سپر باسمتی ہے, اس پہ انڈیا اپنا ٹیگ لگاتا ہے. یہ جنگ چل رہی ہے اور گورنمنٹ نے ان کو ذرا اس پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. جنگ جیت لیا بائی دی وے ہم نے. ہاں جی, وہ استعمال نہیں کر سکتے. نہیں وہ رکا ہوا ہے, جیتا نہیں. وہ انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا ابھی وہ معاملہ رک گیا, اس پر ہم کیا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ نے فیصلہ کر دیا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ شام صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی فرم جو تھی, جو دنیا میں جن کی 93 ملز ہیں, ہم ان کو یہاں پر لے کے آئے. 6 دن سے ہم نے وزٹ کروایا, ہم رائس جو ایکسپورٹرز تھے ان کے پاس لے کے گئے, اپنی لینڈ دکھائی, سب کچھ ہوا. انفارچونیٹلی اس سے ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں ہم یہ ایک رائس پہ ایک سیمینار کر رہے تھے, تو سڈنلی انہیں فون آیا, تو انہوں نے کہا تھینکس. انہوں نے کہا ہمیں کہ ایک دم انہیں کیا ہو گیا تھینکس. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے جو قاسم کے ابا ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور ہم یہاں پر یہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. آپ امیجن کیجئے کہ ورنہ انہوں نے نہیں وہ تعلق میں بتاتا ہوں. وہ ہاں یہ میں آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں جب ایک اس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا, اضطراب کی کیفیت ہوگی, یہاں پر کون. لیکن اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے شام صاحب, آپ چونکہ وہ دیکھتے ہیں فائنانس کو بڑے اچھے طریقے سے, فائنانس کے کسی ہائی آفیشل سے ہماری بات ہوتی ہے, انہوں نے کہا جب کوئی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی طرف جاتا ہے تو جو فارن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا سرمایہ وہیں پر روک لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. انہیں بیانات کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ان بیانات نے تو بیڑا ڈبو دیا ہمارا. لیکن اب تو باہر کی دنیا بھی معذرت کے ساتھ سمجھ گئی ہے. جو باہر کے لوگ ان کا انٹرویو انور لیتے ہیں نا قاسم کے ابا کے, وہ بھی کہتے ہیں اس شخص میں اتنی کنٹرڈکشن ہے کہ بی بی سی کے انٹرویو میں کچھ اور بات کرتے ہیں, فرید زکریا کو انٹرویو میں کچھ اور بات کرتے ہیں, سی این این پہ. دیکھیں انہیں تو چھوڑ دیں, میرا خیال ہے وہ تو تھنک آف دا پاسٹ بنتے جا رہے ہیں. کی وجہ سے تو یہ حالات. اصل بات یہ ہے کہ سوری ٹو کٹ یو, ایک چیز اگر میں اس میں ایڈ کر دوں, ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کسانوں کو قرضے دیے جاتے ہیں, بینکس کے ذریعے قرضے دیے جاتے ہیں, ان کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. کسان طبقہ ہمارا اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, پھر جب ہم گرین ریولیوشن کی بات کرتے ہیں ہم کسانوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلمہ یہ آج تک 75 سالوں میں طے نہیں ہو سکا. جو حکومت آتی ہے اپنی من مرضی کے لوگوں کو قرضے دے رہی ہوتی. ابھی دیکھیں کتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا, $3 بلین. کورونا کے ضمیر کانٹیکس میں 600 لوگوں کو قرضہ دیا گیا
उसको इंटरेस्ट रेट उसका माफ कर दिया गया और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पूछा 0% गया interest। 0% और गवर्नर 10 साल स्टेट की। बैंक से पूछा गया कि जी ये कौन लोग हैं, कहते जी आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता ये कौन लोग हैं, ये मैं इन कैमरा सेशन में बताऊंगा। देखिए बात यह है कि एग्रीकल्चर जिस तरह बात होती है कि एक जमाने में 54% हमारे GDP का था, ये जिस तरह जमीर ने बात की है ना, हाउसिंग सोसाइटियां बनते बनते आज 23% रह गए, इसके बावजूद इतना पोटेंशियल है। वो देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं भाई जिनके पास कास्ट की ज़मीन भी नहीं है, वो देखें वो इन्होंने लाइफ स्टॉक उसके बाद एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रमोट करके दूध और मक्खन और पनीर क्या क्या बना के सारी दुनिया में भेज रहे हैं। हम दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है ज़मीन दूध पैदा करने वालों में, ठीक है ना। हमारी सवाल ये कि रेड टेपिज्म के अलावा जो हुकूमतें आती हैं डॉक्टर साहब, वो जो फेवर करती हैं अपने लोगों को, उसके बाद जो चली जाती हैं वो आधे में रोक के फिर अगलों को फेवर करना शुरू कर देते हैं। पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का जो कहते हैं हमारा कंटिंजेंस निजाम। नहरी निजाम वो कहाँ है? यहाँ है इस मुल्क में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान बड़ी में अभी दुनिया का बात थी सबसे ना बड़ा। कि हम डेयरी में बहुत बड़े थे, हम पॉलिसीज बना देते हैं हम, लेकिन विजन बड़ा नहीं करते हैं। विजन अब में यहाँ क्या पे जो साहिवाल के पास एक वो जो कोल का जो प्रोजेक्ट अब लगा, कितनी ज्यादा अब देखें उससे वो हमारी थी डेयरी बास्केट और फूड बास्केट भी, वो और दूध की भी, वो वहाँ पे वो वही जो ना, गाय है, डेयरी- साहिवाल की गाय, वो सबसे बड़ी अब वहां पे इतना टॉक्सिक हो गया हुआ है एयर में कि आपकी ज़रात भी इफेक्ट हो रही है, आपका डेयरी भी इफेक्ट हो रहा है। तो आप ये जो है ना, बात ये है कि आपको विजन जो है ब्रॉड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जी कौन सी चीज कहां पे आपने लगानी है, वरना आप सत्यानाश करके बैठ जाते हैं लेकिन तमाम ज़मीर चीजों साहब- को। जमीर जब फार्मर जाता है बैंक में कर्ज के लिए, देखिए उसको किस तरह नहीं, एक देखें मिनट आप? एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं। एक जमाने में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, ADBP, या फिर ZTB, लेकिन उसने बड़ा नुकसान किया। सर सुन तो लेना, सर सुने तो सही ना, उनको कहां से फंडिंग नहीं हुई। मैं तो देख रहा था 1982 और उन्होंने 83 कहाँ से फंडिंग की उनको नहीं? जो फंडिंग हुई वो गई किधर? नहीं सुने तो सही ना, बड़ा एशियन नुकसान किया डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इतने वर्ल्ड बैंक, bad debts हैं और उनके। इतने अच्छा कौन खा गया लोन? सर, कौन? one सियासतदान by one बात जो करें, बड़े one बड़े by one, सियासतदान one है वो by one, लोन ले गए one वहां by से। one, सर सुने one तो by सही, one। आम आदमी को लोन नहीं देते थे सर, वो। सुने डॉक्टर तो साहब- सही, डॉक्टर साहब, वहां 1 by पे- 1 ऐसे समझ वहां- आएंगे। वहां पे हुआ क्या जनाब, गाड़ियां खरीदी गई 1,500 गाड़ी, वो एक ग्रीन कलर की जनाब गाड़ी खरीदी गई, वो जो एक फॉरेन ब्रांड की जीप, बड़ी जबरदस्त, वो जनाब सारे SVPs और पता नहीं VPs और फिर प्रेसिडेंट्स और फिर चेयरमैन के पास फिर 10 गाड़ियों का, और उस वक्त से जो वहां पे लूटमार मची, और थोड़ा थोड़ा पैसा जो देते थे किसान को। अब देखें, आपने किसान को फैसिलिटेट करना होता था, सही। मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आप दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है एडेड फैसिलिटीज नहीं थी। अभी भी जो इस बजट में जी इन्होंने कहा कि जी हमने बहुत ज्यादा मराद दे दी हैं किसानों को, लेकिन किसान से जाके पूछें, चाहे बड़े से जिम्मेदार से पूछें या छोटे किसान से जाके प्रॉब्लम पूछें, पता है क्या? वो अभी भी परेशान है। वो कहता है कि जी दे तो दिए, आप मुझे बताएं ये जो 50,000 ट्यूबवेल लगाने हैं सोलर पे, उसको कितना फायदा है, किसको ठीक। कितना और फायदा जब कर्जा दिया जा रहा होता है तो 10% जो है ना वो महकमे नहीं, वाले एक- रख लेते हैं। एक बहुत बड़ा 1 लाख पे प्रॉब्लम है। 10,000 रुपया रख लेते हैं। एक बहुत बड़ा बैंकों के हवाले से प्रॉब्लम, हमारा जो काश्तकार है उसकी जो जमीन है वो उसके टाइटल का बहुत बड़ा इशू है। अगर बैंक आपको कर्जा दे तो उसके पास आप क्या चीज रखवाएं? ये जो अब आया है ना, ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो अब ला रहे हैं, जिसका आज उसमें ये कर रहे हैं कि जो आपका जमीन का टाइटल है वो पक्का हो, ताकि वो टाइटल आप बैंक के पास लेके जाएं और आपको कर्जा मिल जाए। Exactly. तो आपको प्रॉब्लम्स भी। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की ठीक। स्ट्रेंथ है जो हम अमूमन भूल जाते हैं, उसको कहते हैं एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि आपके पास इतने मौसम हैं, आप ग्वादर से शुरू हो जाए खुजरा पास तक, हर कोई 6 या 7 क्लाइमेटिक, और कहीं आप चावल उगाएं, कहीं आप कपास उगाएं, दुनिया में fruit, बड़े आप बड़े जहां जो कहीं करना fruit चाहिए उगाएं, आप आप कर ही नहीं देखिए, पा रहे। सर, सबसे बड़ी छोटी सी बात, बड़े छोटी मुल्क है सी बात दुनिया। डॉक्टर साहब, मतलब कितनी अभी अफगानिस्तान में तेल निकाल दिया चीन ने जाके, यार कितना अरसा हुआ था क्या तालिबान की हुकूमत बने हुए, और उन्होंने वहां से तेल निकाल दिया, सर, और हम- हमारा तेल अवाम का निकल रहा है कंटिन्यूसली, हमारा तेल नहीं निकल पा रहा। ठीक। एहतशाम साहब, एक सवाल कि वजीर आजम कहते हैं कि अभी ये जो ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, इससे 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम CPEC के लिए सुनते थे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, अब इस इनिशिएटिव से 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वो रोजगार मिलता किसको है? अनएम्प्लॉयमेंट तो जूं की तू देखिए है। बड़ी माजरत के साथ सलमा, बात यह है कि अभी CPEC के प्रोजेक्ट पे जितनी हमारी जिसको कहते हैं पैसा लगा, जितनी हमारी तवक्कुआत थी, वहाँ तो हमारी तो जॉब क्रिएशन हुई नहीं। वो जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे जहाँ पे जनरेट होनी थी हमारी एम्प्लॉयमेंट, वो तो बने ही नहीं। वो शराइत में फंस गए, क्योंकि PTI की जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कहा कि जी वो मायदे गलत किए हुए हैं नून की हुकूमत ने, और जनाब उनको बड़े जरूरत से ज़्यादा रेट पे अपना कंसेशन दी गई है चाइनीज़ कंपनी को, लिहाजा वो वापस कर देंगी। 1 साल तक चाइना आपसे नाराज़ रहा ना, उस नई बात बनी, और फिर 1 साल आपने देखा CPEC भी रुका रहा।
वहाँ पे कहा गया था कि उसी कॉन्टेक्स्ट में कासिम के अब्बा ने कहा था कि जी हम 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे और 50 लाख घर बनाए जाएंगे। वो नहीं बने, थोड़े बहुत दिए, इतने ज्यादा नहीं बने। एक आपने हाउसिंग अथॉरिटी बनी हुई थी, बनाई उन्होंने, मौजूदा हुकूमत भी आगे लेके चल रही है। असल बात यह है सलमा कि ये सारी सियासी जमातें अपने पार्टियों के हिसाब से बाहर ही निकलती। उनको होता है कि जी सुबह शाम, अब मैं अगले दिन एक बात हो रही थी, हमारे इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा अदारा है, नाम क्या लें, उन्होंने कहा जी सारे के सारे बंदे नून के भर्ती किए जा रहे हैं, कोई और बंदा भर्ती नहीं किया जा जिसकी रहा। गवर्नमेंट है उसी के बंदे अब होंगे। मसला ये वैसे है कि ये मेरे लिए सरप्राइज है कि पीएमएलएन ने लोगों को नौकरियां देना शुरू कर दी, वरना ये खासा सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। पीपल्स पार्टी हमेशा नौकरियां देते थे और उसके बाद फिर उनके सर, उनको पता इसी चला था सलाहें ऐसे भी वोट दी वो गई। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहते थे। नहीं हमेशा प्राइवेटाइजेशन देखिए आम इंतखाबात की तरफ जाना है, नून ने डिलीवर क्या किया था, देखिए आपने क्या? नहीं डिलीवर ना कुछ कर सके, आपने महंगाई पे नौकरियां भी नहीं कंट्रोल कुछ दे करना था। सकेंगे। अब आपने जब अभी जो आम कोशिश इंतखाबात ये की हो तरफ रही जाना है है तो फिर आपको कि जिस ये तरीके करना से- पड़ेगा, नौकरियां भी देनी पड़ेंगी, आपको पेट्रोल प्राइसेस भी कम करनी पड़ेंगी, आपको जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो भी कम करनी पड़ेंगी। अब हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून है वो इस पर डेफिनेटली तो नहीं, पेट्रोल प्राइसेस एक हुकूमत में मिनट नौकरियां जमीर तो रहते बिल्कुल नहीं साहब, देनी चाहिए। वो अलग बात जमीर नहीं कर साहब, सकेंगे। हुकूमत में तो नौकरियां बिल्कुल नहीं होनी नहीं चाहिए। तो फिर मुझे बताएं आम प्राइवेट इंतखाबात सेक्टर, में आप कैसे ऐसे या प्राइवेट हल्के सेक्टर में में। लोगों को कैसे फेस कर देखें, सकेंगे। लेकिन आप ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर देखें बात ये है अगर कि वन बाय वन बात करें जमीर साहब, बात समझ में आएगी। सर बहुत सी बातें हो रही हैं कि नौकरियां मिलनी चाहिए, होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी, जिसका हमेशा से हम कहते आए कि गवर्नमेंट कहती है वेंटिलेटर पे हमें हुकूमत मिली, मईशत हमें वेंटिलेटर पे मिली, मसाइल बहुत ज्यादा थे। जाते हुए कासिम की अब्बा अरबों रुपए की सब्सिडी दे गए, वो किसके खजाने पे बोझ था? आईएमएफ के साथ जो हमारी डीलिंग थी उसको खराब करने में किसका हाथ था? और फिर जब पूरे वसाइल नहीं मिले, फिर हम गवर्नमेंट से शिकवा करते नजर आते कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। एक चीज और भी Where's the कहते हैं, problem? जो भी हुकूमत जाती है वो उस पर पिछली हुकूमत पर पिछली लैंड हुकूमत माइंस, का कसूर इकोनॉमिक है। लैंड माइंस का भी जिक्र बारूदी करते हैं, सुरंगें। बारूदी बारूदी सुरंगें। लेकिन देखें बात यह है कि हर एक का हमने देखे हैं, बहुत सारी मतलब देखे हैं चीजें, लेकिन अब होने क्या जा रहा है? आप कहां से जॉब क्रिएशन कर सकते हैं? आप किस तरह, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, आप प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करें। लेकिन असल में देखें, सरकारी इदारों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ प्राइवेट- लेके जा रहे हैं, प्राइवेटाइज- सफेद हाथी बन चुके हैं देखें, हमारे नहीं, सरकारी इदारे। क्यों नहीं करते भाई? 1 रुपए में भी बेच दें आप। आपका कम से कम जो आप 600-800 अरब रुपया जो आप उस पे 2000 अरब बेशुमार रुपए कर। ब्लीड हो रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन कहां 1 रुपए में आप एक एंटिटी बेच दें, आप देखें वो जो 2000 अरब रुपए जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं सालाना ब्लीड हो रहा है, वो रुकता है तो उसकी वायबिलिटी बनती है, वहां अच्छा, पे अगर- इन्वेस्टमेंट आती है, वहां पे अच्छा, इन मुल्कों ने केस किया। प्राइवेटाइजेशन और अभी इतनी easy है, डॉक्टर साहब क्यों नहीं 2008 से पहले सलमा 8000 रियासती इदारे थे वियतनाम के अंदर, और हमारा हर सोशल इंडिकेटर 2008 से पहले वियतनाम से ऊपर था, हम सब बेहतर। 2008 के बाद उन्होंने 8000 इदारे कौड़ियों के दाम बेच दिए। लेकिन हमारे अब पास क्यों सिर्फ नहीं कर 212 पाए, हैं, डॉक्टर साहब? हम 212 नहीं बेच पा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्यों, वजह क्या है, हमने क्यों नहीं किया? शायद मैं बताता हूँ, एक सेकंड। Political देखिए interest। सियासी वो बताते हैं, हुकूमतों की प्रॉब्लम है, ये अपना पॉलिटिकल वोट बैंक जो है ना, ये उसको ब्लीड नहीं करना चाहते, कहते हैं निकाल दें। अभी आप देख लें पीआईए में 90 करोड़ 90 90 अरब अरब रुपया सालाना जो है ना ब्लीड कर रहा है। 50 सबसे ज्यादा अरब है। रुपया PIA में। नहीं, इस साल 90 अरब का था। 50 अरब रुपया आपका आ गया रेलवे का। जमीर 800 अरब रुपया हमारा पेंशन की फंड में जाते हैं। देखिए ना, कोई सिस्टम ही नहीं बना पाए, कहां से चीजें ठीक अच्छा, होंगी? सिस्टम ना बनने की एक वजह अनवर साहब, आपने ज़ाहिर सहाफियों के दरमियान उठना बैठना, आपके पास भी बड़ी खबरें आती होंगी कि पेंशन में कुछ कट लगाने की भी बातें हो रही थी। जो लोग मुल्क को सर्व कर चुके हैं कहते हैं कि अब उनकी पेंशन में कट लगाया जाएगा या उनको मजीद फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसे भी शोबे हैं जहां पे पेंशन को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। देखिए सलमा, ये तो बड़ा नामुमकिन सी बात है। उसकी वजह यह है कि ये भी पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा मामला। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो पीटीसीएल वाला इतना प्रॉफिटेबल इदारा आपने जो उसे बेच दिया, उसके हालात आपके सामने हैं, जबकि आपको स्टील मिल बेचनी चाहिए थी। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो आप बेच रहे हैं, और जो सफेद हाथी हैं वो आप गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। और उसके अलावा 1200 से ज्यादा के जो अरब के अखराजात हैं डॉक्टर साहब, उस पर भी कट लगाने की आईएमएफ ने बात की। देखिए इतने ज्यादा वसाइल हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और इतने ज्यादा हमारे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइवेट सेक्टर को आपको प्रमोट करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए विल की जरूरत है, और विल गवर्नमेंट उसकी पॉलिटिशियंस की नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टील में रशिया वापस मांग रहा था, हमें दे दें, हम चला के इसको वाइबल बना के आपको दोबारा देते हैं। आपको आपकी हमारा टाइम खत्म हो गया है। विश के अनवर साहब, हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद का, और बहुत वंडरफुल डिस्कशन रही। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत है। प्राइवेट इदारे बहुत से ऐसे मौजूद हैं जो कि हमारे उन
اداروں کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں جو ابھی ہمارے اوپر لائبلٹی بنے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر لائبلٹی ہیں. کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ایسے موضوعات کے ساتھ حاضر ہو اور کوئی فروٹفل ڈسکشن کے ساتھ ہم آپ تک عوام کی رائے پہنچا سکیں. جتنی بھی گفتگو آپ نے سنی عام آدمی کی رائے ہے, عام آدمی کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے, آپ تک پہنچایا. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.